हाय देयर, कैसे हो भाई सब लोग। वेल गाइस, आज जो हम लोगों का आर्टिकल है उसके ऊपर चर्चा करने लगे हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ। टाइटल है विल ट्रेड वॉर लीड टू इम्पोर्ट सर्ज इन इंडिया। वेल गाइस, थोड़ा सा अगर बात की जाए कि टॉपिक है क्या, पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देना चाहूँगा कि असल में बात क्या है। जैसा कि टाइटल में क्लियर है, विल ट्रेड वॉर लीड टू इम्पोर्ट सर्ज इन इंडिया। सर्ज का मतलब होता है कि चीज़ में बढ़ोतरी आ जाना, तेज़ी आ जाना। कि जो ट्रेड वॉर चल रहा है, क्या इसकी वजह से भारत में जो आयात हो रहा है उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी आ जाएगी। ये बात सोचने वाली क्यों है और इसमें क्या इशू है। देखिए, बात ऐसी है कि अमेरिका और चाइना के बीच चल गया ट्रेड वॉर, और अमेरिका ने ऑलमोस्ट सभी देशों के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है। आपको पता है कि जितना हमारे ऊपर टैक्स लगाओगे उतना ही हम लगाएंगे आप लोगों के ऊपर। तो उससे होगा क्या, चाइना जैसे और दूसरे जो बड़े देश हैं जो अपना सामान अमेरिका भेजते थे, वो अमेरिका की जगह कहाँ भेजेंगे। दूसरा सबसे बड़ा बाज़ार वर्ल्ड में क्या है, इंडिया। तो वो लोग अपने सामानों को कहाँ फेंकेंगे, इंडिया में फेंकेंगे। अब उससे जो चीज़ पहले हम लोगों को 100 रुपये की मिलती थी, वो कस्टमर को यहाँ 50 रुपये की मिलने लग जाएगी। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जो टीवी पहले 20,000 का था, हो सकता है आने वाले टाइम में आपको केवल 10,000 रुपये में मिलने लग जाए। तो आप कहोगे तो बहुत बढ़िया बात हो गई सर, मज़े आ गए, मज़े ही मज़े। लेकिन नहीं, मज़े ही मज़े नहीं आए। इसमें समस्या ये है कि जो हम लोगों की लोकल कंपनीज़ हैं, जो यहाँ की हम लोगों की नेटिव कंपनीज़ जो हैं, जो यहाँ की अपने उत्पाद बनाने वाली कंपनीज़ हैं, उनके लिए समस्या पैदा हो जाएगी। उनके लिए समस्या कैसे पैदा हो जाएगी। अब वो चीज़ जो यहाँ पे ये लोग 10,000 रुपये में बनाकर 18,000 रुपये में बेच रहे थे, वही चीज़ जब बाहर से सीधा 7,000 रुपये में आने लग जाएगी, तो लोकल कोई क्यों खरीदेगा महंगी चीज़। तो ये कारण है, इस वजह से हमारे यहाँ आर्थिक मंदी आ जाएगी, और ये जो हमारे यहाँ की लोकल कंपनीज़ हैं वो धीरे धीरे बंद होने लग जाएंगी। उससे क्या होगा, जो हम लोगों के यहाँ पे काम वहाँ से चलता था, जो कंपनीज़ वो चल रही थी, उन कंपनीज़ में 2-2, 3-3 हज़ार, 10-10 हज़ार, 2-2 लाख एम्प्लॉयज़ काम कर रहे थे। वो जिस लेवल की कंपनी थी, उस पर उस चीज़ का इम्पैक्ट आएगा और वो कर्मचारियों को कम करेगी, एम्प्लॉयमेंट ख़त्म होगी। तो उस तरह की चीज़ें हम लोग फेस करेंगे फिर। तो इसी के ऊपर आज का आर्टिकल हम लोग का है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग वोकैब की। द वेरी फर्स्ट वर्ड इज़ सर्च। भाई, सबसे पहला शब्द जो आपका है वो है सर्च। सर्च मैं साथ में हिंदी में आपको बता रहा हूँ। व्हेन यू पीपल टॉक अबाउट सर्च, सर्च का मतलब होता है बढ़ोतरी, अचानक और तीव्र वृद्धि। किसी चीज़ में बहुत तेज़ी से एकदम वृद्धि हो जाना, बहुत तेज़ी से किसी चीज़ का इंक्रीज़ करना, दैट इज़ कॉल्ड सर्च। तो ये एक नाउन है। सर्च का मतलब बढ़ोतरी, तेज़ी। सिनोनिम्स इसके देखें, सिनोनिम्स है अपस्विंग एंड आउटपोरिंग, मतलब किसी चीज़ का बहुत तेज़ी से बढ़ना। और यदि इसके विपरीत बात करें एंटोनिम्स की, तो वो है डिक्लाइन एंड ड्रॉप कर जाना, किसी चीज़ का कम हो जाना। नेक्स्ट वर्ड जो हम लोगों का है वो है रिटेलिएट। भाई, रिटेलिएट एक बहुत बेसिक वर्ड भी कहूँगा मैं, और एक बहुत यूज़ किए जाने वाला वर्ड भी है। व्हेन वी पीपल टॉक अबाउट रिटेलिएट, रिटेलिएट इज़ बेसिकली अ वर्ब। ये एक वर्ब है, रिटेलिएट, रिटेलिएटेड, रिटेलिएटेड, ये इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म हो गई। रिटेलिएट का मतलब होता है किसी ने आप पर हमला कर दिया। अब आपने कार्रवाई करते हुए जवाबी हमला किया है, तो वो जो जवाबी हमला आप लोग कहते हैं उसको कहते हैं रिटेलिएट। किसी ने आपके 2-3 थप्पड़ मारे, ठीक है, अब आपको भी गुस्सा आया, आपने उतर के 1-2 आपने जमाया उसके, तो ये जो तुमने किया इसको कहेंगे रिटेलिएट किया आपने। देखो, डिफेंस होता, जब वो मार रहा था आपने रोका, तो वो डिफेंस था। उसने आपको मार दिया 2-3, अब आपकी बारी, आपने आराम से आप उसके पास गए, 2-3 आपने उसको लगाए, तो ये रिटेलिएट हुआ। रिटेलिएट मीन्स जवाबी कार्रवाई करना। तो सिनोनिम्स की अगर मैं बात करूं, जो इसके समानार्थी शब्द हैं वो है अवेंज एंड रिप्राइजल। अवेंज एंड रिप्राइजल। अवेंज बदला लेना किसी से, रिप्राइजल जवाबी कार्रवाई करना। नेक्स्ट अगर एंटोनिम्स की मैं बात करूं तो वो है फॉरगिव एंड पार्डन। फॉरगिव एंड पार्डन। नेक्स्ट, बी वेरी ऑफ। बी वेरी ऑफ का मतलब है, ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज हुई, इसका मतलब हो गया बी वेरी ऑफ मीन्स किसी चीज़ से सावधान हो जाना, सावधान रहना।
अवेयर हो जाना किसी चीज़ के प्रति, बी कॉशियस, बी अलर्ट, ये इसके समानार्थी हुए। इफ़ यू पीपल टॉक अबाउट एंटोनिम्स, यदि मैं एंटोनिम्स की बात करूँ तो वो है बी केयरलेस, कोई परवाह ही ना करना, बी ट्रस्टिंग, बस किसी पर विश्वास करते रहना, कोई परवाह ना करना किसी तरह की। नेक्स्ट इन्फर, ये एक अच्छा वर्ड है, इन्फर। आप लोग जो कॉम्प्रिहेंशन करते हो, कॉम्प्रिहेंशन दो तरह के आते हैं बुजुर्गों। एक आते हैं डायरेक्ट आंसर्स मिलेंगे आपको, एक कॉम्प्रिहेंशन दिया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है और उसका डायरेक्ट आंसर आपको मिल गया, तो ये है डायरेक्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चन था वो। लेकिन कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, कई बार क्वेश्चन ऐसा होगा आपका कि उस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट आंसर नहीं कर सकते, उसके लिए आपको उसको पढ़ना पड़ेगा और फिर अपना माइंड लगाकर उससे निष्कर्ष निकालना पड़ेगा। सो दैट इज़ कॉल्ड कि वो इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन हो गया। तो इन्फर का मतलब होता है, ये भी एक वर्ब है, इन्फर मीन्स इन्फरेंस, इससे बनाया गया नाउन है। सो इन्फर का मतलब हो गया निष्कर्ष निकालना, डिड्यूस करना, कंक्लूड करना, वो है इसका मीनिंग। सिनोनिम्स हो गई है इसके। यदि विपरीतार्थी की बात की जाए, यदि मैं बात करूँ एंटोनिम्स की, मिसअंडरस्टैंड करना, गेस ब्लाइंडली, इन दो को हम लोग इसका अपोजिट कह देंगे। नेक्स्ट देखिएगा अबंडेंट। भैया ये तो एक ऐसा वर्ड है, यदि आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, यू वांट टू स्कोर वेल इन योर एग्जामिनेशन, तो ये तो कुछ बेसिक वोकैब के जो वर्ड्स आते हैं ना, उनमें से एक रहता है, ठीक है। शब्द है एबंडेंट। भाई जिसको इसका नहीं पता, बस उसे कुछ नहीं पता, फिर वो दुनिया में है ही नहीं। एबंडेंट, ठीक है ना। एबंडेंट मीन्स कोई चीज़ प्रचुर मात्रा में होना, अत्यधिक मात्रा में किसी चीज़ का होना, दैट इज़ कॉल्ड एबंडेंट। एबंडेंट मतलब आप अपने आसपास देखो, आपके आसपास अगर आप पाओगे कुछ चीज़ें बहुत सस्ती मिलती हैं, बहुत ज़्यादा सस्ती। कारण क्या है उसका? बिकॉज दे आर इन अबंडेंट हियर। वो यहाँ पर कैसे हैं? वो प्रचुर मात्रा में यहाँ उपलब्ध हैं, दैट इज़ वाई ऐसा है। तो एबंडेंट का मतलब होता है किसी चीज़ का प्रचुर मात्रा में होना। इसके सिनोनिम्स रहेंगे प्लेंटिफुल एंड एम्पल। और यदि एंटोनिम्स की बात की जाए तो वो रहेंगे स्कार्स, इनसफिशिएंट। सिनोनिम्स में इसके और भी वर्ड आते हैं, प्लेथोरा हो गया, स्कार्सिटी है, वो एंटोनिम्स सिनोनिम्स में इसके वर्ड्स जो हैं, कुछ और वर्ड्स भी काफ़ी यूज़ किए जाते हैं, तो ये एक बढ़िया वर्ड है, इट शुड बी देयर इन योर वोकैबुलरी। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट इज काउंटरवेल। काउंटरवेल मीन्स किसी प्रभाव को संतुलित या निष्प्रभावी करना। काउंटरवेल करना मतलब बैलेंस बनाना एक तरीके से। काउंटरवेल का मतलब हो गया है कि बैलेंस कहीं ख़राब हो रखा है, उसको बैलेंस को बनाने को हम लोग कह देते हैं कि काउंटरवेल किया गया, ठीक है। ऑफसेट करना, न्यूट्रलाइज करना, प्रभाव कम करना किसी चीज़ का। अपोजिट हो जाएगा सपोर्ट करना और एनकरेज करना। नेक्स्ट इज डिस्टॉर्ट। ये भी एक बहुत अच्छा वर्ड है। व्हेन यू पीपल टॉक अबाउट डिस्टॉर्ट, कभी देखा किसी आदमी को जब गुस्सा आता है, भाई साहब उसका मुंह देखो कैसा हो जाता है, नाक फुला लेगा, लाल कर लेगा मुंह को। हाँ, अक्सर ऐसे लोग होते हैं, बात करते करते मुंह लाल कर लेंगे, एकदम मुंह लाल हो जाएगा, नाक फैला लेंगे, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाता है, गुस्सा क्या कर देता है, गुस्सा उनके चेहरे को डिस्टॉर्ट कर देता है। डिस्टॉर्ट का मतलब होता है रूप बदल देना, किसी चीज़ का विकृत कर देना, खराब कर देना। तो गुस्सा उनके चेहरे को डिस्टॉर्ट कर देता है। डिस्टॉर्टेड, ये एक वर्ब है और ये इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म हो गई। गैर सिनोनिम्स की अगर मैं बात करूँ, वो है ट्विस्ट एंड मिसरिप्रेजेंट, ये इसके सिनोनिम्स हुए। और एंटोनिम्स जो हम लोगों के हो गए, वो हो गए क्लैरिफाई करना, स्ट्रेटन करना, साफ करना, स्ट्रेट कर देना किसी चीज़ को, क्लैरिफाई करना, स्पष्ट कर देना। तो बुजुर्गों, ये हम लोगों के कुछ वर्ड्स थे आज के। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरू करने लगे हैं, अपना आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, देखिएगा प्लीज़। हम लोगों का जो आज का हेडिंग है वो है विल टाइटल वॉर लीड टू इम्पोर्ट सर्ज इन इंडिया। क्या जो ट्रेड वॉर है, व्यापार युद्ध है, वो भारत में आयात की वृद्धि का कारण बनेगा? तो देखिएगा, ये हम लोगों का हेडिंग हुआ। Which sector are likely to be affected because of President Trump's tariffs and retaliatory measures taken by countries such as China? और उसके बाद what are the safeguards in place against dumping?
Why has provisional 12% safeguard duty been imposed on certain steel imports? तो यहाँ तक एक बार हम लोग देखते हैं. Which sectors are likely to be affected because of President Trump's tariffs and retaliatory measures taken by countries such as China? राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ्स और चीन जैसे देशों के द्वारा की गई जवाबी कार्रवाइयों में कौन से क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं? और डंपिंग के खिलाफ क्या सुरक्षा उपाय हमारे पास मौजूद हैं? कुछ इस्पात आयात पर 12% की अस्थायी सुरक्षात्मक शुल्क क्यों लगाई गई है? 12% तक की एक्स्ट्रा सेफगार्ड ड्यूटी क्यों लगाई गई है स्टील इंपोर्ट्स पे? इन सब बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे. सेक्टर्स, जब कोई इन्होंने रिटेलिएटरी कहा, रिटेलिएटरी वर्ड जो है वो कहाँ से निकल कर सामने आया है? रिटेलिएटरी वर्ड, रिटेलिएट से रिटेलिएटरी एडजेक्टिव बना दिया गया. जैसे टेम्परेरी होता है, रिटेलिएटरी यहाँ एडजेक्टिव बन गया. किसके बारे में बता रहा है? मेजर के बारे में. उसका मतलब जवाबी जो कार्रवाइयाँ हैं वो. तो देखिएगा, सेक्टर्स एट मोस्ट रिस्क, एक मिनट गाइस. सेक्टर्स एट मोस्ट रिस्क इंक्लूड केमिकल, स्टील, एल्यूमिनियम, टेक्सटाइल, प्लास्टिक्स, रबर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंज्यूमर गुड्स. सबसे ज़्यादा खतरे वाले क्षेत्र, सबसे ज़्यादा जिन पे प्रभाव पड़ने वाला है वो क्षेत्र हैं रसायन का, केमिकल का, एल्युमिनियम का, वस्त्र, प्लास्टिक, रबर, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरी उपभोक्ता वस्तुएं जो रहती हैं वो. आगे बढ़ते हैं. देखिएगा, द स्टोरी सो फार, अभी तक क्या क्या हो गया है. US President Donald Trump's Liberation Day tariffs and China's retaliatory tariffs have induced fears in India about impacted countries rerouting their exports to the large consumer markets. सबसे पहले यहाँ पे एक टर्म हम लोगों के पास आ गई. ये टर्म है लिबरेशन डे. भाई लिबरेशन डे के बारे में थोड़ा सा बता दूँ. लिबरेशन डे कुछ नहीं है. 1930 से इनका एक टैक्स का सिस्टम चला रहा था. वो 1930 से जो चला रहा था उस टैक्स सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया. किसके द्वारा? डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा. और इसने उस दिन को बोल दिया कि आज से ये लिबरेशन डे है. लिबरेशन डे आज़ादी का दिन है. किस चीज़ से आज़ादी? कह रहे वो जो 1930 से हमारे ऊपर फालतू के टैक्स लगाए हुए थे, वो टैक्स सिस्टम से हम लोग अब आज़ादी चाहते हैं. वो कह रहा है अमेरिका फर्स्ट, कि सबसे ज़्यादा मैं तो इम्पोर्टेंस अमेरिका को दूंगा. मुझे जरूरत नहीं पड़ रही गरीब देश की तरक्की हो रही है नहीं हो रही है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा. तो इसने उस दिन को क्या कह दिया? लिबरेशन डे कह दिया. यहाँ से जीके के क्वेश्चन भी आपके निकल सकते हैं. तो देखिएगा, US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स लिबरेशन डे टैरिफ्स एंड चाइनाज रिटेलिएटरी टैरिफ हैव इंड्यूस्ड फियर्स इन इंडिया अबाउट इम्पैक्टेड कंट्रीज रीरूटिंग देयर एक्सपोर्ट्स टू द लार्ज कंज्यूमर मार्केट. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिबरेशन डे टैरिफ्स और चीन के जवाबी टैरिफ्स ने भारत में यह शंका पैदा कर दी है कि प्रभावित देश अपने निर्यात को बड़े उपभोक्ता बाजार की ओर मोड़ सकते हैं. प्रभावित देश, समझ रहे हो? वो देश जिनके ऊपर इस टैक्स, नए टैरिफ्स की वजह से असर पड़ेगा, जैसे कि चाइना हो गया, वियतनाम हो गया, या दूसरी ऐसी कंट्रीज़ हो गई जिनके ऊपर सीधा सीधा फ़र्क पड़ने वाला, जापान हो गया. तो वो लोग क्या करेंगे? वो सामान जो उन्हें अमेरिका भेजना था, वो अमेरिका की जगह क्या करेंगे? उस सामान को कहाँ डंप कर देंगे? उस सारे सामान को उठा के इंडिया की मार्केट में उतार देंगे. और हमारे जो लोकल कंपनीज़ हैं वो उससे ख़त्म होने की आशंका है. उसका डर हम लोगों को सता रहा है. तो नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं यहाँ से. रिपोर्ट्स say the Ministry of Commerce and Industry is wary of any potential surge in imports of farm produce from the US and manufactured goods from China, Vietnam and Indonesia among other countries. रिपोर्ट के अनुसार हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है वो अमेरिका से कृषि उत्पाद और चीन, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देशों से वहाँ पे बनी हुई वस्तुओं के आयात में जो संभावित वृद्धि है उसको लेकर के वो सतर्क हैं. बी वेरी ऑफ, वो पहले से सतर्क हैं कि यहाँ से आयात जो है वो बढ़ सकते हैं इन देशों से. व्हाट अबाउट डंपिंग?
व्हाट इज़ द कंसर्न अबाउट डंपिंग? देखिए डंपिंग के बारे में क्या चिंता है हमारे दिमाग में डंपिंग को लेकर। देखो डंपिंग का मतलब क्या है, डंप का मतलब होता है, सुना है ना तुमने, हाँ, कि चंपा ने चंदूलाल को डंप कर दिया, फिर चंदूलाल ने रामकली को डंप कर दिया। तो बुजुर्गो डंप का मतलब होता है, वैसे तो डंप का मतलब होता है फेंक देना, गिरा देना। डंप यार्ड्स होते हैं ना जहाँ पे कचरा डाला जाता है, डंप फेंकना। तो व्हाट इज़ द कंसर्न अबाउट डंपिंग? यहाँ डंपिंग कचरा फेंकने का नहीं है, यहाँ डंपिंग का मतलब हो जाता है अपने सामान जो अमेरिका में जो बिकने थे इनके सामान, वो अमेरिका में ना ले जाके सारे कहाँ फेंक देना, इंडिया में फेंक देना कि यहाँ बेच दो अधड़े भाव। ठीक है, व्हाट इज़ द कंसर्न अबाउट डंपिंग? हम डंपिंग को लेकर चिंता क्या है? लोग तो खुश हो जाएंगे कि भैया सस्ती मिल जाएंगी चीज़ें, लेकिन उसके इम्पैक्ट्स क्या रहेंगे वो देखने वाली बात है। With President Trump's tariff regime making it difficult for countries to sell in the US, they may potentially look to India's large consumer market to dispose of their goods. राष्ट्रपति ट्रंप की शुल्क नीति के कारण अमेरिका में माल बेचना मुश्किल हो गया है, जिससे अब ये देश बड़े उपभोक्ता बाजार जो कि भारत में है उसकी ओर अपना रुख करेंगे और अपने उत्पाद खपाने के लिए यहाँ वो चीज़ों को डिस्पोज ऑफ करेंगे। डिस्पोज ऑफ का मतलब हो जाता है किसी चीज़ से छुटकारा पाना, टू गेट रिड ऑफ समथिंग, डिस्पोज ऑफ। ये जो बीच बीच में अंडरलाइन कर रहा हूँ सब, इन्हें लिखते रहिएगा बुजुर्गों। अगर नहीं लिखोगे तो तुम्हारी मर्जी, अगर लिख लेते हो तो भी तुम्हारी मर्जी, लिखोगे तो तुम्हारी आत्मा को शांति की प्राप्ति होगी और ये कहीं ना कहीं तुम्हें मिल सकता है। डिस्पोज ऑफ का मतलब हो गया बुजुर्गों, डिस्पोज ऑफ मीन्स किसी चीज़ से छुटकारा पाना, डिस्पोज ऑफ करना। नेक्स्ट देखिएगा, दिस इज स्पेशली ट्रू फॉर गुड्स विच आर आइदर बीइंग एक्सटेंसिवली This is especially true for goods which are either being extensively produced in their factories beyond their domestic consumption or are of considerable importance to their overall economic and export ambitions. ये विशेष रूप से उन वस्तुओं के लिए सच है जिनका उत्पादन उनके घरेलू उपभोग से कहीं अधिक मात्रा में हो रहा है। यानी कि वो देश जो है उन चीज़ों के लिए ये बात बिल्कुल सत्य है कि जिन चीज़ों को वो या तो इतना बना रहे हैं कि उनके जो लोकल लोग हैं वो उनके खरीदने, उनकी कंज्यूम करने के बाद भी वो चीज़ें बहुत बन जाती हैं, मतलब वो बहुत बची पड़ी रहती हैं। जैसे हमारे यहाँ सपोज़ करो 2000 मोबाइल बिकने हैं और हम लोगों ने बना दिए 20,000, तो 2000 तो हमारे ख़रीद लेंगे लोकल कस्टमर, हम 18,000 का क्या करेंगे? तो वो 18,000 जो एक्स्ट्रा बने हुए हैं, एक तो वो चीज़ें डोमेस्टिक कंजप्शन से ज़्यादा हैं, एक तो उनके संदर्भ में अगर बात की जाए तो ये सच है। और दूसरी चीज़ ये है कि या वो वस्तुएं जो उनके ओवरऑल इकोनॉमिक और एक्सपोर्ट एम्बिशंस के लिए, मतलब आर्थिक और निर्यात लक्ष्यों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब जो उन्होंने सोचा था कि इतने पैसे हम इस साल कमा लेंगे, इतने पैसे हम यहाँ से कमा लेंगे, ठीक है, उससे हम तरक्की करेंगे, वो पैसे कैसे कमाएंगे अगर वहाँ चीज़ ना बिक चुकी? तो मतलब ये वो चीज़ें हैं जो चीज़ें या तो उन्होंने सरप्लस में बना रखी हैं या फिर ऐसी चीज़ें हैं जिन चीज़ों को वो अपने आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वो देश बेचना चाहते हैं। ठीक है, अब अमेरिका में तो इशू हो गया। तो नेक्स्ट देखिएगा, चलिए, इन लाइट ऑफ द प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस टू नोटवर्दी एग्जाम्पल्स वेयर दिस डायनामिक में प्ले आउट। प्ले आउट मतलब आप लोगों के सामने आना, किसी चीज़ का उभर करके सामने आ जाना। प्ले आउट एंटेल बांग्लादेश रेडीमेड गारमेंट्स एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड इंडोनेशियाज इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इंडस्ट्री। वर्तमान परिस्थिति में जहाँ ये स्थिति सामने आ सकती है उसके दो प्रमुख उदाहरण हैं सामने आना, प्ले आउट। उसके दो प्रमुख उदाहरण हैं बांग्लादेश का रेडीमेड वस्त्र का उद्योग और इंडोनेशिया का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उद्योग। मतलब अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो चलो इन्हें उठा लेते हैं, बांग्लादेश का रेडीमेड गवर्नमेंट और इंडोनेशिया के जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है वो। द फॉर्मर का मतलब पहले वाला, फॉर्मर की अगर ये बात कर रहे हैं, फॉर्मर मीन्स अब ये बात करेंगे जो दो ऊपर एग्जाम्पल उठाए बांग्लादेश और इंडोनेशिया, तो ये अब बात करेंगे आप लोगों के साथ बांग्लादेश की, क्योंकि इन्होंने कहा फॉर्मर। तो देखिएगा, द फॉर्मर इज द वर्ल्ड्स second largest garment manufacturer with the sector accounting for 80% of its exports.
अब देखो ये समस्या है। बांग्लादेश जो है वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता है, सबसे ज़्यादा कपड़े वहाँ बनते हैं, और इसका यह क्षेत्र देश की कुल निर्यात का 80% हिस्सा बनाता है। मतलब जो चीज़ें वो जो कुछ भी निर्यात कर रहे हैं, जो कुछ भी वो बाहर दूसरे देशों में भेज रहे हैं, उसमें से 80% कपड़े ही भेज रहे हैं। अगर 100 रुपये की चीज़ें बाहर लोगों को बेचते हैं तो 80 रुपये का तो कपड़ा बेचते हैं वो लोग। अब अगर अमेरिका नहीं पहुंचेगा तो सारा कपड़ा इंडिया में आके गिर जाएगा। नेक्स्ट, इंडोनेशियाज इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री हैज़ बीन अ की ड्राइवर ऑफ देयर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार इंडोनेशिया की जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है वो उनकी आर्थिक वृद्धि और रोजगार का प्रमुख क्षेत्र है। मतलब उनकी जो आर्थिक वृद्धि, इकोनॉमिक जो उनकी ग्रोथ है, प्लस वहाँ के लोगों को जो कामकाज मिलता है, वो उसका मुख्य स्रोत ही उन लोगों की इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है। तो नेक्स्ट, नाउ विद increased tariffs, the country could be in for a potential lookout for alternative markets to sell their products. अब क्योंकि टैरिफ बढ़ गया है तो ये देश क्या कर रहे हैं, ये अपने उत्पादों, अपने सामानों को बेचने के लिए वैकल्पिक बाज़ारों की तलाश कर रहे हैं। वैकल्पिक बाज़ार मतलब कि अमेरिका की जगह और कहाँ चीज़ें बिक सकती हैं। अब भैया आपको पता ही है सबसे ज़्यादा लोग कहाँ हैं, आपको इंडिया में, तो भैया सबसे ज़्यादा कपड़े कहाँ बिकेंगे, इंडिया में बिकेंगे। सस्ते बेच दो। यहाँ के जो लोकल लोग हैं, ठीक है, लोकल कंपनीज़ हैं, छोटी छोटी जो फैक्ट्रीज़ हैं, वो ज़रूर बंद हो जाएंगी इस चक्कर में। लोगों को ज़रूर जीन्स 50 रुपये में मिल जाया करेगी। नेक्स्ट देखिएगा, लोग खुश हो जाएंगे लेकिन जो कंपनीज हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। देखिएगा धीरे धीरे उससे देश कमज़ोर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर्स, चाइना टू कुड बी लुकिंग फॉर avenues to deal with its manufacturing overcapacity. विशेषज्ञों के अनुसार चीन भी अपने मैन्युफैक्चरिंग ओवर कैपेसिटी, according to observers, China too could be looking for avenues to deal with its manufacturing over capacity. बिल्कुल, विशेषज्ञों के अनुसार चीन भी अपने विनिर्माण क्षेत्र के अधिक उत्पादन क्षमता से निपटने के लिए रास्ते तलाश सकता है। यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग ओवर कैपेसिटी है उससे संभालने के लिए चीन भी रास्ते तलाश सकता है। लुक फॉर अवेन्यूज़ रास्ते, ठीक है, सॉल्यूशंस कि कहाँ लेके जाएं इतने सामान को, ये जो बना के रख दिया। अमेरिका के साथ तो लड़ाई हो गई, अब क्या करेंगे, चलो खैर। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस ट्रेड रिव्यू ऑफ चाइना published in July last year inferred it to have grown into a major global manufacturing hub in recent decades. विश्व व्यापार संगठन WTO के पिछले साल जुलाई में प्रकाशित चीन की व्यापार समीक्षा में यह निष्कर्ष निकला कि हाल के दशकों में चीन एक प्रमुख वैश्विक विनिर्माण केंद्र बन गया है। WTO ने ये रिपोर्ट जारी की थी कि मेजर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है अब के कुछ दशकों में चीन को वर्ल्ड फैक्ट्री कहा जाता है, वर्ल्ड्स फैक्ट्री है वो, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा सामान जो है वहीं से बनकर निकलता है। और चीन के लोग ऐसा बोलते हैं कि पूरे वर्ल्ड में स्टेटमेंट ध्यान से सुनना, को पूरे वर्ल्ड में एक भी घर ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पे हमारी बनाई हुई कोई चीज़ ना रखी हो। तो इतना बड़ा वो खुद को मैन्युफैक्चरिंग हब मानते हैं, और वो हैं भी। नेक्स्ट देखिएगा, इट एट्रीब्यूटेड दिस टू अबंडेंट एंड एफिशिएंट लेबर, high quality infrastructure alongside trade and investment liberalization among other factors. और इसका कारण क्या है, इतना ज़्यादा वहाँ पे ऐसा क्यों है कि वो इतनी तेज़ी से प्रमुख वैश्विक केंद्र कैसे बने, विनिर्माण केंद्र कैसे बन गए हैं, मैन्युफैक्चरिंग हब वो कैसे बन गए हैं। इसका श्रेय वहाँ की सस्ती और भरपूर श्रम शक्ति, मतलब एक तो सस्ती है लेबर वहाँ पे और ठीक ठाक है, और उच्च गुणवत्ता वाली बुनियादी सुविधाएं तथा व्यापार और निवेश की उदारीकरण नीति सहित अन्य कारकों को दिया गया है। देखो थोड़ा ज़्यादा शुद्ध हिंदी हो गई यार, सीधी सीधी बात है, वहाँ पे लेबर सस्ती है बुजुर्गों, ठीक है, लेबर सस्ती है और बहुत लेबर है। हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बहुत हाई क्वालिटी का है, बढ़िया मशीनें हैं उनके पास,
अलोंगसाइड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिबरलाइजेशन। और सरकार जो है वो ट्रेड को और इन्वेस्टमेंट को पूरा आज़ादी प्रदान करती है, हर तरीके की उनको सपोर्ट मिलती है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो इतनी तेज़ी से एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन करके पैदा हुआ है अचानक से पिछले कुछ दशकों में। हावेवर member countries felt that the subsidies accorded by the Chinese government, particularly to state-owned enterprises, distorted global markets and promoted overcapacity। ये एक बढ़िया बात है। इसमें ये लोग कह रहे हैं, हालांकि जो सदस्य देश हैं, जो दूसरे देश हैं, उनको लगता है कि जो चीन की सरकार है वो विशेष रूप से जो सरकारी कंपनियां वहाँ की हैं चीन की, उनको जो सब्सिडी देती है उसकी वजह से पूरे विश्व का बाज़ार बिगड़ गया है और अधिक उत्पादन को उस वजह से बढ़ावा मिला है। मतलब जो दूसरे देश हैं उनको ऐसा लगता है कि जो चीन की सरकार है वो वहाँ की अपने देश की कंपनियों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देती है, बहुत ज़्यादा उनको सहारा देती है, सब्सिडी देती है। इसकी वजह से पूरे इंटरनेशनल मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में, वैश्विक बाज़ारों में वो डिस्टॉर्ट हो गया है, बिगड़ गया है समीकरण, वहाँ का बैलेंस बिगड़ गया है वहाँ का इन पॉलिसीज़ की वजह से। नेक्स्ट देखते हैं, द WTO ऑब्जर्व्ड इन द रिव्यू दैट मैन्युफैक्चर्ड गुड्स अकाउंटेड फॉर 95% ऑफ चाइनाज एक्सपोर्ट्स। WTO ने अपनी समीक्षा में यह देखा कि चीन के निर्यात में 95% से अधिक हिस्सा निर्मित वस्तुओं का है। जिन्होंने वहाँ बनाई, जो भी चीज़ वो एक्सपोर्ट करते हैं, 95% से ज़्यादा जो चीज़ें वो बनाते हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं। मतलब फार्म वाले नहीं। इन मार्च डाटा फ्रॉम चाइनीज़ कस्टम्स पॉइंटेड टू द US एज इट्स बिगेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। तभी तो However, now Beijing may be looking towards other markets। मार्च में चीनी कस्टम्स के आंकड़ों के अनुसार अमेरिका को उसने अपने सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बताया था। उन्होंने कहा था कि हमारा सबसे ज़्यादा सामान जो जाता है वो कहाँ जाता है, अमेरिका में जाता है। हालांकि अब जो है, अब बीजिंग को, मतलब चाइना को, अब दूसरे बाज़ार की ओर रुख करना पड़ेगा। कैन द डायनामिक्स बी रिवर्स्ड? अगली बात, कैन द डायनामिक्स बी रिवर्स्ड? क्या इसको विपरीत किया जा सकता है? क्या इस चीज़ को विपरीत किया जा सकता है, इसको घुमाया जा सकता है, अपोजिट किया जा सकता है? तो देखिए, ऑब्जर्वर्स हैव इंडिकेटेड दैट इट इज़ अनलाइकली दैट इंडियन फर्म्स, जस्ट अ मिनट गाइस, जी कंटिन्यू कीजिएगा, देखिएगा। Observers have indicated that it is unlikely that Indian firms would be able to null the impact of dumping by improving quality of their products or offering competitive pricing। देखिए, ऑब्जर्वर्स का ऐसा मानना है, उन्होंने इस बात की ओर इशारा किया है कि भारतीय फर्म्स ये जो डंपिंग होगी इसको पूरी तरह से नल कर दें मतलब इसका प्रभाव क्षीण कर दें, जीरो कर दें। ऐसा पॉसिबल नहीं है। किसके माध्यम से? कि यदि भारतीय कंपनियां क्वालिटी बढ़ाएं प्रोडक्ट्स की और एक कम्पिटिटिव प्राइसिंग दें, जो चीज़ पहले 20 की बिक रही थी उसको 15 में बेचने लग जाएं, ऐसा करने पे भी कि उससे पूरा प्रभाव बिल्कुल जीरो हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। मिथिलेश्वर ठाकुर, Secretary General at the Apparel Export Promotion Council, explained to the Hindu that dumping cannot be countered by competitive pricing because the margins tend to be huge। अपैक के जो सेक्रेटरी हैं मिथिलेश्वर ठाकुर, उन्होंने ये बात हिंदू को एक्सप्लेन की, न्यूज़पेपर को एक्सप्लेन की उन्होंने, कि जो डंपिंग है उसको कम्पिटिटिव प्राइसिंग से हम लोग टैकल नहीं कर सकते, उसको काउंटर नहीं किया जा सकता, संभाला नहीं जा सकता, क्योंकि मार्जिन बहुत ज़्यादा बड़ा है। मतलब जो चीज़ हम लोगों को यहाँ पे हम लोग 10 रुपये में बना रहे थे और 15 रुपये में बेच रहे थे, वही चीज़ अगर बाहर से 7 रुपये में आ जाएगी, हम तो बना ही 10 रुपये में रहे हैं, वो बाहर से 7 रुपये में आ गई,
तो हम कितना प्राइस नीचे लेके जाएंगे और क्वालिटी कैसे मेंटेन करेंगे, तो मतलब वो थोड़ा मुश्किल है उनके अनुसार। ही हेल्ड दैट ओनली ट्रेड रेमेडियल मेजर्स सच एज सेफ गार्ड्स, countervailing measures, and or anti-dumping duties would be of help. उनका मानना है कि जस्ट मिनट, देखो चलिए, ही हेल्ड दैट ओनली ट्रेड रेमेडियल मेजर्स, उन्होंने कहा कि केवल सुरक्षा उपाय, रेमेडियल मेजर्स सच एज सेफ गार्ड्स, काउंटरवेलिंग मेजर्स और एंटी डंपिंग ड्यूटीज वुड बी हेल्प। एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी जाए, एंटी डंपिंग के ऊपर और मतलब हम लोग टैक्स लगा दें, उस तरह की चीज़ें हम लोग करें। रेमेडियल मेजर्स लें, सेफ गार्ड्स की तरह, जैसे काउंटरवेलिंग मेजर्स है या एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ हैं, इन चीज़ों को हम लोग मतलब हम भी टैक्स लगाएं, बस उससे ही हम लोग बचा सकते हैं। और कुछ है सच नहीं हो सकता कि कंपनीज अपने एंड से कुछ कर देंगी। बाय एनी प्राइसिंग रिविजन और अदर मीन्स यू कैन इंक्रीज द competitiveness by 10 to 15% and never 100%। वो कह रहे हैं कि ये थोड़ा सा किसी भी मूल्य संशोधन या अन्य तरीकों से आप प्रतिस्पर्धात्मकता को केवल 10 से 15% तक ही बढ़ा सकते हैं, 100% नहीं। मतलब 10-15% तक आप लोग चलो उस बात को टैकल कर लोगे, लेकिन 100% आप टैकल नहीं कर सकते, नहीं संभाल सकते। तो फिर नेक्स्ट देखिएगा, इट इज़ इम्पॉसिबल टू काउंटर डंपिंग बाय इम्प्रूविंग कम्पिटिटिवनेस, ही स्टेटेड। उन्होंने साफ ये बात कर दी कि साफ उन्होंने ये बात कह दी कि प्रतिस्पर्धात्मकता यानी कि कम्पिटिटिवनेस में आप सुधार करके डंपिंग से मुकाबला नहीं कर सकते, बस सीधी बात, इम्पॉसिबल है, असंभव है। तो मिस्टर ठाकुर said the APEC has already taken up concerns about potential dumping in the sector with the Ministry of Commerce and Industry। हाँ, तो मिस्टर ठाकुर ने कहा कि अपैक जो है संस्था, वो पहले से ही मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री को पोटेंशियल डंपिंग हो सकती है, ठीक ठाक संभावित डंपिंग है कि इतना वो डंपिंग हो सकती है, उसको लेकर के अपनी चिंताएं व्यक्त कर चुके हैं। उन्होंने चिंताएं व्यक्त कर दी हैं कि ऐसा पॉसिबल है। एन एंटी डंपिंग ड्यूटी प्रपोजेस टू रेक्टिफाई the distortive effect of unfair trade practices that entail goods being extorted to another country at prices lower than their normal value with a predatory intent। In other words, dumping, okay। Safeguard duties, चलो यहाँ तक एक बार देखते हैं। An anti-dumping duty proposes to rectify the distortive effect of unfair trade practices that entail goods being exported to another country at prices lower than their normal value with a predatory intent, in other words, dumping। Safeguard duties strive to mitigate, देखिए कुछ शब्द आए, देखिए यहाँ तक एक बार देखते हैं। एंटी डंपिंग ड्यूटी गलत व्यापार तरीकों के विकृत प्रभाव को सुधारने का प्रस्ताव करती हैं, जिसके अंतर्गत एंटेल मतलब उसके अंतर्गत माल को दूसरे देशों में उनके सामान्य मूल्य से कम कीमत पर निर्यात किया जाता है। दूसरे शब्दों में यदि किया जाए, सेफ गार्ड ड्यूटीज़ देयर नॉर्मल वैल्यू विद अ प्रेडेटरी इंटेंट, जानबूझ करके नॉर्मल वैल्यू से कम वैल्यू में दूसरे देशों में चीज़ों को बेचा जाता है। इस तरह के जो चीज़ें हैं, अनफेयर तरीके हैं जो उनके लिए सेफ गार्ड ड्यूटीज़ स्ट्राइव टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ सडन सर्च इन इम्पोर्ट्स। मिस्टर सिंगला हेल्ड दैट seeking anti-dumping duties typically entail an exhaustive and quasi-judicial process। श्री सिंगला ने कहा, ये भी कोई हैं भाई मिस्टर सिंगला, इन्होंने कहा कि एंटी डंपिंग शुल्क
की मांग करने के लिए आमतौर पर विस्तृत, एग्जॉस्टिव और अर्ध न्यायिक प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। अब एक बार वापस देख लेते हैं, लास्ट का जो आपका पैराग्राफ गया ये थोड़ा सा अलग रहा, देखिएगा। एक बार इसको वापस देखते हैं यहाँ से। Mr. Thakur said, the APEC has already taken up concerns about potential dumping in the sector with the Ministry of Commerce and Industry. मिस्टर ठाकुर ने ये बात कही है कि वो पहले से ही इस बात को लेकर के अपनी चिंताएं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री को जाहिर कर चुके हैं कि ऐसा संभावना है कि बहुत ज़्यादा डंपिंग हो। एन एंटी डंपिंग ड्यूटी proposes to rectify the distortive effect of unfair trade practices that entails goods being exported to another country at prices lower than their normal value with a predatory intent, in other words dumping. जो एंटी डंपिंग ड्यूटी होती है वो इस तरह के डिस्टॉर्टिव इफेक्ट, इसके जो गलत प्रभाव पड़ते हैं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के, जैसे कि चीज़ों को सस्ते दूसरे देशों में बेच देना, उसके जो प्रभाव पड़ते हैं उससे वो बचाने का कार्य एक तरीके से करती है। और उसके बाद जो आप लोगों ने सेफगार्ड ड्यूटीज़ स्ट्राइव टू मिटिगेट का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना, मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ सडन सर्ज इन इम्पोर्ट्स। और जो सेफगार्ड ड्यूटीज़ होती हैं कि आप इससे ज़्यादा यहाँ नहीं बेच सकते, आप केवल इतना ही सामान हमारे देश में बेचोगे और उसका प्राइस इतना रहेगा और उसके ऊपर हम लोग इतना टैक्स लगाएंगे सो दैट के लोकल कंपनीज़ जो हैं उनकी जान बचाई जा सके। तो वो जो होती है वो सडन सर्ज जो आता है, तेज़ी से बढ़ोतरी जो होती है इम्पोर्ट में, उसको के जो प्रभाव आते हैं उसको कम करती है सेफगार्ड ड्यूटीज़। मिस्टर सिंगला हेल्ड दैट सीकिंग एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ टिपिकली एंटेल एन एग्जॉस्टिव एंड क्वेसी जुडिशियल प्रोसेस। चलिए खैर, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाना जो है वो एग्जॉस्टिव और क्वेसी जुडिशियल प्रोसेस है। क्वेसी जुडिशियल क्या होता है इसमें हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल्स में। आई होप इट विल हेल्प यू आउट गाइज। अगर कुछ भी किसी भी तरह का आपको कोई भी सजेशन देना हो, यू कैन इनबॉक्स में आप मुझे मैसेज भेज सकते हो, कुछ पूछना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। और दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आगे भी कंटिन्यू किया जाए इन चीज़ों को तो आप प्लीज़ एक छोटा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।